Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 18, The Portrait of a Lady, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 18 और आज के सबक में हम बात करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट नंबर 1। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी का ख़ुलासा ये है कि इसमें एक लड़का जो होता है वो अपनी दादी के बारे में बात करता है। चुनाचे वो कहता है कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं और वो मतलब इतनी बूढ़ी हैं कि अब और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, और उसका ये भी मानना है कि मेरी दादी जब से मैं उनको जानता हूँ, यानी जब से मुझे समझ आई है, मैं चीज़ों को पहचानने लगा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरी दादी उतनी ही बूढ़ी है। यानी कि वो अपनी दादी के बारे में बता रहा कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई हैं, अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती हैं। चुनाचे वो घर में हमेशा चलती फिरती रहती हैं और अक्सर वो जो है सफ़ेद साड़ी पहनी रहती हैं, उनकी कमर झुकी हुई होती है, वो अक्सर जो है तस्बीह लिए रहती हैं, इस तरह की बातें करता है। इसी तरह से इसमें आगे वो ये भी बताता है कि मेरी दादी जो है मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं, मेरे साथ स्कूल जाती हैं। चुनाचे जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे नहलाती हैं, मुझे कपड़े पहनाती हैं, मुझे तख्त यानी तख्ती जिसे कहते हैं उसको ला कर देती हैं, दवात ला कर देती हैं। यानी जो तैयारी एक माँ कराती है मेरी दादी कराती थी। और साथ ही साथ मेरी दादी भी मेरे साथ स्कूल तक जाती थी, लेकिन वो जो है एक मंदिर में चली जाती थी, जो मंदिर वहाँ से बिल्कुल करीब था, सता हुआ था। तो हम लोग क्लास में बैठते थे, मेरी दादी जो है वहाँ पर वो मंदिर में रहती थी और अपना भजन वगैरह गाती थी, जो मुक़द्दस किताबें हैं उनको वो पढ़ती थी। और साथ ही साथ वो कुछ बासी रोटियाँ भी लेकर जाया करती थी, जिन्हें वो कुत्तों को खिलाया करती थी। तो ये मामला इसी तरह से चलता रहा। अब आगे ये हुआ कि इनके पेरेंट्स, इन लड़के के पेरेंट्स शहर चले गए। फिर जब वो सेटल हो गए तब फिर इनके वालिदैन ने, लड़के के वालिदैन ने इनको बुला लिया शहर। पहले गांव देहात में रहते थे, फिर शहर में बुला लिया। ओके, फिर शहर में बुला लिया तो फिर शहर की ज़िंदगी अलग होती है। इनकी दादी को भी वहाँ पर जाना पड़ा, लेकिन दादी वहाँ ज़्यादा खुश नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर मैं अंग्रेज़ी स्कूल में जाया करता था, जो कि सब कुछ अलग रहता था और बहुत कम ही वक्त मिलता था कि मैं अपनी दादी के साथ रह सकूं। इस तरह से सिलसिला चलता रहा और मेरी दादी मेरी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ता था वो बिल्कुल अलग रहता था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपनी दादी को बता दिया कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैंने बताया म्यूज़िक भी पढ़ाई जाती है। तो उनको बहुत तकलीफ़ पहुँची, फिर उन्होंने बहुत कम ही मुझसे बात किया। यानी फिर उसके बाद उनका माइंड चेंज हो गया, बहुत उदास हुई कि कहाँ पर एडमिशन करा दिया इसका, जो है वहाँ पर कुछ है ही नहीं, कि वहाँ पर दीन नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हुई। खैर, इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही, लेकिन वो काफ़ी बदल चुकी थी, वो बहुत कम ही बात करती थी। शायद उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँची थी क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को नहीं पसंद करती थी। दूसरी बात ये भी थी कि शहर में कुत्ते नहीं थे, जिस तरह से देहात में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बरामदे में कुछ जो है चिड़िया आया करती थी, उन चिड़ियों की हुई ये दाना वगैरह दिया करती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है मुझे बाहर जाना हुआ हायर स्टडी के लिए, आला तालीम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मेरी दादी भी मुझे छोड़ने आई, लेकिन ज़्यादा बात नहीं किया उन्होंने।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हम इनसे नहीं मिल पाएंगे। इसकी वजह यह है कि बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, शायद वो मर जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं पढ़ाई करके वापस आया और कुछ दिन अपनी दादी के साथ गुजारा। ठीक है। और फिर आगे वो कहता है कि एक दिन मामला ऐसा हुआ कि जो है एक दिन मेरी दादी का मूड था अजीब सा। उन्होंने ढोल जमा किया, लोगों को जमा किया और दिन भर गाया। हम लोगों ने काफ़ी उन्हें मना किया कि आप बहुत मुसलसल जो है काम कर रही हैं, मुसलसल गा रही हैं, ऐसा ना करें, आपको तकलीफ़ होगी। तो मेरी दादी ने मना कर दिया, बिल्कुल, बल्कि वो गाती रही। फिर ऐसा हुआ कि वो जो है लेट गई और फिर आराम करने की नीयत से जो भी रहा हो, फिर और फिर उनको जो है बुखार आ गया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी ने कहा कोई मसला नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मामला ऐसा नहीं था, बल्कि हमने काफ़ी कोशिश की कि डॉक्टर वगैरह को दिखा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर ऐसा हुआ कि दादी हमारी जो है वो तस्बीह अपनी गिन रही थी और बेड पे लेटी हुई थी। फिर अचानक तस्बीह उनके जो है हाथों से गिर गई और उनकी ज़ुबान से जो मुसलसल तस्बीह गिनने जो पढ़ा करती थी, ज़ुबान भी हरकत से रुक गई, यानी ज़ुबान की हरकत ख़त्म हो गई। तो हमें लग गया कि दादी की वफ़ात हो गई। चुनांचे हमने जाकर देखा तो हमारी दादी की वफ़ात हो चुकी थी। और फिर हमने जो है जो रस्म होता है वो हमने अदा किया। और फिर आखिर में हमने देखा कि गौरैया जो चिड़िया जिन्हें हमारी दादी खिलाया करती थी, वो भी आई हुई थी बरामदे में। हमने फिर से उन्हें दाना पानी देना शुरू किया जिस तरह से हमारी दादी दिया करती थी। लेकिन मामला कुछ और था। वो मामला ये था कि शायद चिड़ियाँ भी उदास थीं दादी की वफ़ात से, इसलिए उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और वो फिर हमेशा के लिए चली गई। और आखिरकार हमने उस दाने को या उन रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंकना पड़ा हमें। तो यहीं पर ये आपका सबक ख़त्म हुआ। तो इसमें बस चूँकि हम अंग्रेज़ी टेक्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, ये हमारा सबक है और हम इस हिस्से को पहले पढ़ेंगे। करें द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। लेडी का मतलब औरत, पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर कशी कह सकते हैं, पैकर कह सकते हैं, मुजस्समा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है एक औरत या एक लेडी की तस्वीर कशी की गई है, उसके बारे में बताया गया है, तो वही वो बता रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत, एक मोहतरमा की तस्वीर या उनका मुजस्समा। ओके, कह रहे माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जान। यहाँ पर डियर वगैरह नहीं, दादी जान भी आप कह सकते हैं, जान के बगैर भी आप ला सकते हैं। लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, यानी हर एक की दादी की तरह मेरी भी दादी वॉज एन ओल्ड वोमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी। यानी जिस तरह से तमाम लोगों की दादी जो होती हैं बूढ़ी होती हैं, मेरी दादी भी बूढ़ी औरत थी। ओके, शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, रिंकल का मतलब है झुर्री पड़ना, चेहरे पे जो झुर्री पड़ जाती है उसको बोलते हैं रिंकल्ड। ओके, और झुर्री पड़ गई थी यानी उनके जिस्म पर झुर्री आ गई थी। फॉर द 20 ईयर्स, कहाँ कब से? 20 सालों से। डेट आई हैड नोन हर, जबकि मैंने उन्हें जाना था। डेट की आई हैड नोन हर, हमने उन्हें जाना था। ओके, यानी 20 साल से मैं अपनी दादी को जान रहा हूँ। 20 साल से मैं अपनी दादी को जान रहा हूँ। उस वक्त जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनके चेहरे पर झुर्री पड़ गई थी, और ये तकरीबन 20 साल हो गए जब से मैं उनको जान रहा हूँ। ओके, पीपल सेड, लोग कहते थे, यानी लोगों का कहना था, डैड की शी हैड वंस बीन यंग, शी हैड बीन वो थी वंस एक मर्तबा यंग, जवान। ओके, पीपल सेड डैट शी हैड वंस बीन यंग, लोगों का कहना था कि वो कभी, वंस का मतलब एक दफ़ा, यानी कभी वो भी जवान थी, यानी वो भी एक मर्तबा जवान थी नहीं, कभी वो भी जवान थी, ये तर्जुमा करेंगे उर्दू में। एंड प्रिटी, और खूबसूरत थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पास एक शौहर भी था, यानी वो खूबसूरत भी थी, जवान थी, और उनका भी अपना एक शौहर था किसी ज़माने में कभी। ओके, बट लेकिन डेट वॉज हार्ड टू बिलीव, डेट वॉज कि ये था हार्ड, मुश्किल, टू बिलीव यकीन करना। लेकिन इस बात को
इस बात को मानना या इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर या मुजस्समा। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा की जो तस्वीर थी, हैंग का मतलब लटकना, लटकी हुई थी या लटक रही थी। above द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस आपने देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम है, ख़ास तौर पर जो हिंदू हैं, और उनके यहाँ तस्वीर लगी होती है और एक ख़ास डिज़ाइन होती है जिसमें मूर्ति होती है, फिर वहाँ तस्वीर लगी होती है। तो उर्दू में मैं ढूंढ रहा था तो उसका कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरह तशरीह की। यानी मेंटल पीस एक जगह होती है जहाँ पर वो तस्वीर वगैरह लगाते हैं, फिर फ़ोटो भी लगा देते हैं। आपने देखा होगा दुकान वगैरह में भी ये लोग रखते हैं, उनका अपना थॉट है, उनका अपना बिलीफ है, जो भी है। तो यहाँ पर मेंटल पीस का मतलब वो जगह जो होती है जहाँ पर तस्वीर लगाते हैं, वहाँ पर यही माना है। मूर्ति वगैरह रखते हैं, तस्वीर लगाते हैं, ओके। तो ख़ास जगह होती है मेंटल पीस, ओके। हम हम मेंटल पीस यानी मेंटल पीस के ऊपर लटक रही थी। कहाँ पर? इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ही वॉर अ बिग टर्बन, ही वियर का मतलब होता है पहनना, ही वॉर अ बिग टर्बन, वो जो है बड़ी पगड़ी पहनते थे, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन यहाँ पर करेंगे कि वो बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, यानी फ़ोटो में। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और हल्के ढीले ढाले कपड़े। लूज फिटिंग का मतलब ढीले ढाला, लूज का मतलब ढीला, फिटिंग का मतलब फिट वाला, कपड़े मतलब कपड़े। और वो जो है एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड उसने ढका, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे बेहतर, लेकिन यहाँ पर द बेस्ट पार्ट का यहाँ पर जो मतलब होगा यानी अक्सर हिस्सा, ऑफ हिज चेस्ट उनके सीने का। द बेस्ट पार्ट ऑफ का मतलब सबसे अच्छा हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा या अक्सर हिस्सा, ऑफ हिज चेस्ट उनके सीने का, ओके। सो ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि उसने ढका, लेकिन ढके हुए थी तर्जुमा करेंगे, ओके। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कवर्ड वो ढक रही थी या ढके हुए थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट उनके सीने का अक्सर बेशतर हिस्सा। एंड ही लुक्ड, और वो दिख रहे थे, यहाँ पर लुक का मतलब दिखना, देखना नहीं। एंड ही लुक्ड, और दिख रहे थे, एट लीस्ट कम से कम 100 years ओल्ड, 100 साल के बूढ़े या 100 साल पुराने, ओके। तो तर्जुमा होगा कि उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके अक्सर सीने के अक्सर हिस्से को ढकी हुई थी और वो तकरीबन कम से कम 100 साल के दिख रहे थे। He did not look the sort of person, he did not look, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो नहीं दिखे थे। लुक का मतलब देखना भी होता, दिखना भी होता है, ओके। He did not look, वो नहीं दिखे थे। The sort of person, sort का मतलब होता है किस्म, ऑफ पर्सन आदमी की, यानी उस आदमी की तरह नहीं दिख रहे थे, यानी वो उस आदमी की किस्म की तरह नहीं दिख रहे थे, यानी वो उस आदमी की तरह नहीं दिख रहे थे। Who would have a wife or children, would have, जिनके पास रही हो, हैव का मतलब होता है रहना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रहना, मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, रहने के माने में भी इस्तेमाल करते हैं हैव को, ओके। तो जिनके पास एक बीवी रही हो और चिल्ड्रेन या बच्चे रहे हों, यानी वो इस तरह से दिख रहे थे कि इनकी एक बीवी या बच्चे ना हो। ही लुक्ड, वो दिख रहे थे, एज इफ, गोया कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेंस, कि ही कुड ओनली हैव, कि वो सिर्फ और सिर्फ रख सकते थे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोते। सो यहाँ पर कुड आया हुआ है, ही कैन होना था, लेकिन चूंकि ये बात पे इनडायरेक्ट स्पीच में चली गई, इसलिए इससे इस्तेमाल किया, इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ लॉट फॉर चिल्ड्रन, यानी वो इस तरह दिख रहे थे फोटो में कि इनके सिर्फ एक बीवी या बच्चे नहीं, बल्कि कई सारे जो है इनके पड़पोते हों, यानी इतने बुजुर्ग वो तस्वीर में दिख रहे थे वो, ओके। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, एज फॉर का मतलब जहाँ तक, माई ग्रैंड मदर, बीइंग यंग, बीइंग का मतलब होता है होना, यंग का मतलब जवान, एंड प्रीटी और खूबसूरत। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे कि जहाँ तक मेरी दादी के खूबसूरत और नौजवान होने की बात है। एज फॉर जहाँ तक बात है मेरी दादी
की जो है की खूबसूरती की और उनकी जवानी की। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट यानी ऐसा सोचना कि मेरी दादी जवान थी या मेरी दादी खूबसूरत थी, ये सोचना वाज था ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तकरीबन मुखालिफ, यानी कि हम सोच नहीं सकते थे जिस तरह से हमारी दादी थी उनके बारे में ये सोचना कि ये भी नौजवान थी, ये बिल्कुल मुतजाद चीज़ थी, यानी हो ही नहीं सकता, ये ऐसा इसका मानना था। ओके, रिवोल्टिंग का मतलब होता है मुखालिफ, मुतजाद। शी ऑफन टोल्ड अस, तो ऑफन का मतलब अक्सर व बेशतर, आसान सा जुमला है। शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर व बेशतर हमसे कहा करती थी क्या, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले, जिसे वो खेला करती थी, आसान है। एज अ चाइल्ड, चाइल्ड के तौर पर, बच्चे के तौर पर, यानी जब वो छोटी थी तो जिन खेलों को वो खेला करती थी उनके बारे में हमसे वो बताती थी, हमसे बात करती थी। डेट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part. That seemed, जो कि लगता था, quite absurd, बिल्कुल बकवास, absurd का मतलब मज़हका खेज, बकवास, and undignified और नामाकूल या गैर मुनासिब, on her part, उनकी तरफ से, यानी जो भी वो कहती थी उसको सुन करके अजीब सा लगता था कि कैसे हो सकता है। एंड वी ट्रीटेड इट, और हमने इसके साथ मामला किया, यानी इस कहानी के साथ, जब भी वो कहानी कहा करती थी अपने खेल के बारे में तो हम उसके साथ पेश आते थे या हमने इसको समझा। ट्रीट का मतलब होता है मामला करना, सलूक करना, यानी हमने इसके साथ सलूक किया, यानी कहानी के साथ सलूक किया। तो कहानी के साथ सलूक नहीं करते, हम कह सकते हैं हमने इसको समझा। लाइक द फेबल्स, उन अफसानों की तरह से, ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी नबियों के अफसानों की तरह से। शी यूज टू टेल अस, जिसे वो हमसे कहा करती थी, यानी इनकी जो दादी थी वो जो है नबियों की कहानी बताया करती थी। तो जिस तरह से कहानियां नबियों की हुआ करती थी और ये समझता था बिल्कुल ऐसे ही, ठीक उसी तरह से वो इनकी बातों को कि गेम वगैरह खेला करती थी, इसी तरह से ये बात भी वो ऐसे ही समझता था जैसे कि अफसाना कहा नबियों का। ओके, तो इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीज़ को लेकर के बात की गई है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले हिस्से में क्या बात हुई है। इसमें कहने शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शी हैड बीन यानी वो थी हमेशा, शॉर्ट पस्त कद, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई, यानी वो हमेशा से जो है झुकी हुई थी, मोटी थी और पस्त कद थी, छोटे कद वाली थी। ओके, her face was a criss-cross of wrinkles. her face was, उनका चेहरा था, a criss-cross, एक criss-cross का मतलब ये, यानी इस तरह का, ये जो निशान होता है इसको criss-cross बोलते हैं। ओके, तो criss-cross उनका चेहरा था, of wrinkle, झुर्रियों का, running from everywhere to everywhere, जो हर जगह से हर जगह पर दौड़ रहे थे। तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि her face was a criss-cross of wrinkles, कि उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों का क्रिस क्रॉस था, यानी लकीर थी टेढ़ी मेढ़ी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो है क्रिस क्रॉस इधर से उधर दौड़ रहे थे। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसको उर्दू में हम बोलेंगे तो हम इसको कहेंगे कि उनके चेहरे में मुकम्मल तौर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, या उनके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, यानी बहुत बुजुर्ग हो गई थी, ये माना निकल कर आ रहा है। ओके, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें यकीन था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा उसी तरह से थी, एज वी हैड नॉन हर, जैसा कि हमने उन्हें जाना है, एज जैसा कि वी हैड नॉन हर, हमने उन्हें जाना था, यानी जब से हम उन्हें जान रहे हैं उस वक्त से लेकर के अब तक जिस तरह हैं इसी तरह से ये पहले भी थी। उसका मानना था कि जवान थी ही नहीं। ओके, यहाँ पर ये कहना चाह रहा। ओल्ड कैसे थी वो आगे बता रहा कि वो कैसे हमेशा से थी। ओल्ड बूढ़ी, वेरी टेरिबली ओल्ड, खौफनाक तरीके से बूढ़ी, यानी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी की देख कर डर लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी।
इतनी ज़्यादा कि डेट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो मज़ीद बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ग्रो ओल्डर का मतलब मज़ीद बूढ़ा होना, एंड कैन की सेकंड फॉर्म कुड है तो हो सकती थी। ओके, सो ट्रिबली वो इतनी ज़्यादा, इतनी ख़तरनाक तरीके से बूढ़ी हो चुकी थी डेट की, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो मज़ीद बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कुड हैव इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, हो सकती थी। ओके, कह रहे हैं कि एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। एंड हैड स्टेड, और वो रुकी हुई थी, एट द सेम एज, उसी उम्र में या उसी उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। यानी 20 सालों से वो उसी तरह ही दिख रही थी। जैसे कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो और मतलब तब्दीली आती है, जिसमें इंसान बच्चा बड़ा होता है, 20 साल का होता है तो तब्दीली आती है। लेकिन कह रहा कि शी हैड स्टेड एट द सेम एज, कि वो उसी एज में रुकी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। यानी उन 20 सालों में जब से इसने अपनी दादी को जाना है, पहचाना है, होश में आया है, 20 सालों से वो अपनी दादी को जान रहा है, लेकिन वो 20 सालों से बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है उनके अंदर। इसमें ये कहना चाह रहा है। ओके, आगे कह रहा है शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, कि वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, यानी कभी खूबसूरत थी ही नहीं, क्योंकि 20 साल से वो जान रहा है कोई तब्दीली ही नहीं आई, तो वो उसका मानना यह है कि हमेशा से ऐसी ही थी। ठीक है, वो कभी भी खूबसूरत नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। तो यहाँ पर प्रीटी का ताल्लुक, यानी जो यंग एज में जो खूबसूरती होती है वो मुराद लिया है। ठीक है, यानी उस तरह की खूबसूरती जो जवानी में आती है, उस तरह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा से खूबसूरत थी, हमेशा से ये खूबसूरत थी। ओके, आगे बता रहा, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। आगे बता रहा अपनी दादी के बारे में कि शी होबल्ड, वो लंगड़ा कर चलती थी, अबाउट द हाउस। अबाउट द हाउस का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो बोलेंगे घर के बारे में, लेकिन होबल्ड अबाउट द हाउस का मतलब होगा पूरे घर में। ओके, ही होबल्ड अबाउट द हाउस, कि वो पूरे घर में चक्कर लगाती थी और थोड़ा सा लंगड़ाती भी थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस जिसमें निशान ना हो, जिसमें दाग ना हो, वाइट का मतलब सफ़ेद, तो लफ्ज़ तर्जुमा होगा इन स्पॉटलेस वाइस, बेनिशान सफ़ेद में। यानी वाइट का मतलब क्या, वाइट क्लॉथ्स। ओके, इन स्पॉटलेस वाइट का तर्जुमा होगा वाइट क्लॉथ, यानी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद, जिसमें एक मतलब इस तरह की बिंदी ना, स्पॉटलेस यानी जिसमें निशान वगैरह ना हो, तो आप कह सकते हैं सादा सफ़ेद कपड़ा। ओके, शी होबल अबाउट द हाउस, वो घर, पूरे घर में चक्कर लगाती थी या घूमती फिरती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, मुकम्मल सादा कपड़े में। कैसे, विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी एक हाथ के साथ जो कि उनकी कमर पर रहता था। रेस्ट का मतलब होता है रखना, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, तो इसके कई सारे माने हैं। किस हाल में वो घूमती थी घर में, आगे बता रहा, एक तो सफ़ेद कपड़ा होता था बिल्कुल, दूसरा वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी अपनी कमर पर अपने एक हाथ को रखे हुए, किस लिए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को तवाजुन में लाने के लिए, अपने झुकाव को बराबर करने के लिए। बैलेंस का मतलब तौलना होता है, तवाजुन में लाना, बराबर करने के माने भी आप ले सकते हैं। क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, तो आपने देखा होगा जब बूढ़ी चलती हैं तो एक कमर जो है, एक हाथ कमर पर रखती हैं, आपने देखा हो तो गांव वगैरह में। शहरों में तो कम ही मिलती हैं, गांव में मिलती हैं। शहरों में ना मिलने की वजह यह है कि उतनी एज तक पहुंचती ही नहीं है, उससे पहले ही जो है ऐसा यहाँ पर है माहौल कि उससे पहले ही इन्ना लिल्ला हो जाती है। बट देहातों में आपको मिल जाएंगी, शहरों में भी मिलेंगी, लेकिन इस तरह से घूमती फिरती नहीं मिलेंगी, या तो हॉस्पिटल में मिलेंगी या कहीं और मिलेंगी, घर के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने देखा गांव वगैरह में तो बहुत मिल जाएंगी। तो वो सीन है यहाँ पर। ठीक है, एक हाथ जो है उनकी कमर पर रहता था ताकि वो अपने झुकाव को बराबर कर सके, एंड द अदर, यानी अदर हैंड, और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, वो कहाँ पर रहता था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी का मतलब तस्बीह, बीट्स का मतलब दाना।
तो दूसरा जो हाथ था वो जो है तस्बीह के दानों को कहते हुए था, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। अदर दूसरा टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, कहते हुए दानों को उनके तस्बीह। ओके, तो यहाँ पर क्या माना निकलेगा, यहाँ पर माना ये है कि पहले एक हाथ जो है उनकी कमर पर रहता था, वो अपने कमर पर रखती थी ताकि अपने झुकाव को यानी टेढ़ापन को उसको बराबर कर सकें, और उनका दूसरा हाथ उनकी तस्बीह की दानों पर हुआ करता था जिससे वो पढ़ती थी। यहाँ पर यह तर्जुमा होगा। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. आगे बता रहे अपनी दादी के बारे में। हर सिल्वर लॉक्स यानी उनका जो है हार था चांदी का, वर स्केटर्ड वो फैले हुए थे, अनटाइडली बेतरतीबी के साथ बेढंगपन से, ओवर के ऊपर, हर पेल का मतलब होता है जर्द यानी पीला, पकड़ फेस का मतलब, पकड़ का मतलब मुरझाया हुआ या जिसमें झुर्री पड़ी हो उसको बोलते हैं। ओके, सिलवट पड़ा हुआ चेहरा। ओके, हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनका जो है चांदी का जो हार थे वो जो है बेढंगी के साथ उनके पीले और सिलवट पड़े हुए चेहरे के ऊपर पड़े रहते थे। स्केटर का मतलब बिखरे हुए रहते थे, बिखरे थे नहीं करेंगे क्योंकि मुसलसल बात चल रही है। और कैसी थी उसकी दादी? एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, और उनके जो होठ थे कंस्टेंटली मुस्तकिल तौर पर, मुकम्मल यानी मुसलसल, मूव्ड वो हरकत किया करते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर एक ना सुनाई देने वाली दुआओं में, यानी वो दुआ पढ़ती रहती थी और हम उस दुआ को नहीं सुन सकते थे, तो मुसलसल वो उनके जो होठ थे उन ना सुनाई देने वाली दुआओं में ही हिला करते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, शी वॉज वो थी लाइक द विंटर लैंडस्केप यानी सर्दी के खूबसूरत मनाजिर की तरह, यानी खूबसूरती के बारे में बता रहा। शी वॉज वो थी लाइक द विंटर लैंडस्केप जो है सर्दी के मनाजिर की तरह, इन द माउंटेन्स में, पहाड़ों में, यानी पहाड़ों में सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है, वहाँ पर बर्फ़बारी होती है या जो भी हो, तो अगर आप देखेंगे पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ठंडी के अंदर। ओके, तो उसी तरह से इसकी दादी तशबीह दे रहा अपनी दादी के बारे में कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो है खूबसूरत पहाड़ यानी पहाड़ों के मनाजिर ठंडी में खूबसूरत लगते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं भी थोड़ा सा समझ नहीं पाया। इसमें ये पहाड़ के बारे में बता रहा है यानी लैंडस्केप के बारे में बता रहा है या अपनी दादी के बारे में बता रहा है। खैर कोई बात नहीं है, हम किसी एक को भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो शिवा इज लाइक द विंटर, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट से यही समझ में आ रहा है कि लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो खूबसूरत मनाजिर। एन एक्सपेंस वो एक वसाअत थे, ऑफ प्योर वाइट एक खालिस सफ़ेद, सेरेनिटी इत्मीनान, ब्रीथिंग जो सांस ले रहे थे, पीस अमन व अमान का, और एंड कंटेनमेंट और रजामंदी का। ये आपका लफ्ज़ तर्जुमा हुआ कि वो खूबसूरत मनाजिर जो रजामंदी और अमन व सलामती की सांस ले रहे थे, ठीक है, वो जो है उसकी वसाअत थे, लेकिन ये कोई माना नहीं निकल कर समझ में आ रहा है। तो इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उसको हम बदलेंगे और कहेंगे कि ऐसे खूबसूरत मनाजिर जिनको देखकर रूह को इत्मीनान मिलता था और सुकून मिलता था, बहुत ज़्यादा, एन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा। ओके, ये माना निकल कर आएगा इस हिस्से में। ओके, और जो मैंने तर्जुमा किया है उसको मैंने लैंडस्केप के हिसाब से किया और गालिबन 90% मुझे लग रहा है यही है, यानी इसमें लैंडस्केप की ही बात की जा रही है, न कि दादी की। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कह रहे माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, आसान सा जुमला है कि मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, आसान सा जुमला है कि मेरे वालिदैन ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। When जब they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए।
एंड वी वर कंस्टेंटली टूगेदर, इसका मतलब वी वर टूगेदर और हम लोग साथ साथ थे, कंस्टेंटली मुस्तकिल तौर पर, मुसलसल हम लोग एक साथ थे, ये कहना चाह रहे हैं। आसान सा जुमला है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, देखिए यूज टू आया हुआ, मुसलसल कोई काम करना। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल नहीं है। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed me and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So she said, यहाँ पर अगर आप तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे उन्होंने कहा, लेकिन इस तरह नहीं, एक कहानी चल रही है तो कहेंगे she said, वो कहा करती थी, her morning prayer, अपनी सुबह की दुआ, यानी सुबह की जो दुआएं होती हैं वो पढ़ा करती थी, in a monotonous sing-song, मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही सिर में, ओके, एक ही लय में। तो इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक ही लय में पढ़ा करती थी। कब? वाइल शी बाथ्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, क्यों गाती थी वो, क्यों ऐसा करती थी? इन द होप, इस उम्मीद में, डैट की, आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, गेट नो इट बाय हार्ट का मतलब याद, मुँह ज़बान याद कर लेना, दिल के ज़रिए से इसको जानना, मतलब ज़ुबान याद कर लेना, ओके, और हिफ्स कर लेना। तो इस उम्मीद में कि मैं इसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और जो है मैं इसे हिफ्स कर लूँगा ज़ुबानी तौर पर। दिल से जानना यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होगा। गेट समथिंग बाय हार्ट का मतलब होता है ज़ुबानी याद कर लेना, और मैं इन सबको हिफ्स कर लूँगा, ओके, ये माना है। आगे कहने, आई लिसनड, मैं सुनता था, मैंने सुना नहीं करेंगे, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी ज़ुबान पसंद थी। यहाँ पर लब का मतलब तर्जुमा करना करेंगे तो मोहब्बत थी नहीं बोलेंगे, आप किसी की आवाज़ से मोहब्बत करते हैं, बट तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे उनकी ज़ुबान मुझे अच्छी लगती थी, उनकी जो आवाज़ थी मुझे अच्छी लगती थी, या मुझे पसंद थी, ये तर्जुमा करेंगे। मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कह दें मैं उनको सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये उर्दू की ताबीर है। एंड नेवर बोदर टू लर्न इट, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, कि मैं सुनता तो था, बट, लेकिन, नेवर बोदर, लेकिन परेशान नहीं किया, टू लर्न इट, इसको सीखने का, यानी कि बस सुनता था और मैंने कभी मेहनत नहीं की, कभी कोशिश नहीं की, पर खुद को परेशान नहीं किया, यानी इनको सीखने की, कि हम भी सीखें परेशानी उठा करके, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्या होता था? देन, फिर शी वुड फेच, वो लेकर आती थी। यहाँ पर उड आया हुआ है, उड का मैंने बताया था कि इस्तेमाल मुसलसल आप कोई काम करते हैं उसके लिए भी हम उड इस्तेमाल करते हैं। तो देन, फिर शी वुड फेच, वो लेकर आती थी, माई वुडन स्लेट, जो है मेरी जो है तख्ती लकड़ी की, ओके, लकड़ी की तख्ती लेकर आया करती थी, विच, जिससे शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले से ही धो देती थी, एंड प्लास्टर्ड, और उसमें प्लास्टर लगा देती थी, किसे? विद येलो चॉक, पीले चाक से। अगर आपने देहात में पढ़ाई की है तो वहाँ पर लकड़ी की तख्ती में पहले पढ़ते थे हम लोग भी, हम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन मेरे गांव में ये चीज़ मैंने देखी थी कि वो हम लोग ने बचपन से कॉपी ही पे लिखा, मुझे ख्याल नहीं आ रहा कि तख्ती पे मैंने लिखा है, हो सकता है लिखा हो, बहुत छोटा रहूँगा। तो वहाँ पर मतलब मिट्टी हम लोग लगा, यानी जो लोग लगाते हैं मिट्टी से उसको साफ कर लेते हैं, फिर उस पर मिट्टी लगा देते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है, तो वही है। और वो क्या करती थी? अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी की दवात भी लेके आती थी, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। और क्या करती थी? टाई देम ऑल, वो उन सबको बांध देती थी, इन अ बंडल, एक बंडल में, यानी उन सब का एक बंडल बना देती थी, ओके, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी इसे, यानी इस बंडल को मुझे दे देती थी। कह रहे आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद, नाश्ता किसका होता था? ऑफ अ थिक, मोटी, स्टेल चपाती, बासी रोटी, तो बासी रोटी के नाश्ते के बाद, विद अ लिटिल बटर, यानी उस रोटी पर जो है थोड़ा सा मक्खन लगा रहता था, एंड शुगर, और शक्कर वहाँ पर डाल देती थी, स्प्रेड ऑन इट, इस पर। तो इस पर शुगर यानी चीनी या शक्कर बिखरा हुआ होता था, और साथ में
थोड़ा सा मक्खन लगा रहता था, उसके साथ बासी रोटी भी रहती थी, यानी रोटी बासी होती थी, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा रहता था और उस पर जो है शक्कर पड़ा रहता था और वो रोटी मोटी होती थी, उसी के साथ मैं नाश्ता करता था, ये माना है। ओके, तो नाश्ता करने के बाद नाश्ता कैसा होता था, एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा रहता था और जो है चीनी उस पर रहता था, यानी शक्कर उस पर रहता था। नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए नहीं कहेंगे, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाचीज विद हर, यानी उनकी जो दादी थी वो लेकर आती थी, यहाँ पर ये तर्जुमा करेंगे लेकर आती थी, सेवरल स्टील चपाचीज कई सारी जो है बासी रोटियां, विधर अपने साथ, किस लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, यानी हम लोग भी खाते थे बासी और साथ में वो कुछ बासी रोटियां अपने साथ लेकर आती थी ताकि गांव के जो कुत्ते हैं उनको खिला सके, उनको खिलाने के लिए। ओके ओके गाइज, तो ये है इस पैराग्राफ का तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और हम अगले हिस्से को लेते हैं। इसमें कह रहे माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, आसान सा जुमला है। इसमें कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर से मिला हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस, जो पुजारी होता था वो हमें सिखाता था, आसान सा जुमला है। द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की दुआएं। ओके, आगे है वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ द वरांडास, वाइल उस दौरान जबकि, द चिल्ड्रेन बच्चे सेट बैठते थे, इन रोज कतारों में, ऑन अदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा यानी बरामदा के किसी एक किनारे में, किस हाल में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गाते हुए, और द प्रेयर, या जो पंडित जी या जो पुजारी साहब दुआएं सिखाते थे उनको गाते हुए, इन अ कोरस, एक साथ। तो सिंग समथिंग, कोरस का मतलब होता है एक साथ गाना, जैसे कि आपने देखा होगा तराना होता है, ठीक है, एक साथ 3-4 लोग गाते हैं एक ही चीज़ को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंग इन अ कोरस, एक साथ गाना। ओके, तो इसमें जो जिन्होंने इस लेसन का लिखा वो कहते हैं कि इस दौरान जबकि बच्चे जो है वरांदा के किसी एक कोने में बैठते थे और वो एक साथ या तो दुआ गाते थे यानी पढ़ते थे या हरूफ तहज्जी को पढ़ते थे, तो क्या होता था, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी जो दादी थी वो अंदर बैठ जाती थी, किस हाल में, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इस हाल में कि आप जो है मुकद्दस किताबों को पढ़ती थी या आसमानी किताबों को पढ़ती थी या उनकी तिलावत करती थी। यानी बच्चे वरामदे में एक तरफ बैठ जाते थे और अपना काम करते थे। मेरी दादी क्या करती थी, मेरी दादी भी बैठ जाती थी अंदर और आसमानी किताबों को पढ़ाती थी। आगे कह रहे व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, कि जब हम दोनों मुकम्मल कर लेते, यानी हमारा काम हो जाता उनका भी काम हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, यहाँ पर वुड आया हुआ, इसका तर्जुमा हम कंटिन्यू से करेंगे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ वापस आते थे, दिस टाइम, इस वक्त, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, कि गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमसे मिलते थे, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, कि इस वक्त यानी जब हम वापस आते थे तो गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे, यानी हमारा सामना होता था कुत्तों से। यहाँ पर मीट का तर्जुमा सामना होने से करेंगे। ओके, तो इस बार जो है हमारा सामना कुत्तों से होता था, दिस टाइम, इस बार। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। ओके, करेंदी फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, यानी कि उन्होंने हमारे फॉलो किया, हमारा पीछा किया, वो हमारे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, किस हाल में, ग्रोलिंग, घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए। आपने देखा होगा कुत्ते आपस में लड़ते हैं, घुर्राते हैं, वही सीन है। क्यों लड़ते हुए और क्यों घुर्राते हुए, फॉर टपाचीज, चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जिन्हें हम उनके लिए फेंका करते थे, उनको फेंका करते थे, उनके लिए फेंका करते थे, उन तक फेंका करते थे नहीं बोलेंगे। ओके, तो
उन चपातियों के लिए जिनको हम उनके सामने डाला करते थे, इसे भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस पैराग्राफ में इस चीज़ को लेकर के बात की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले हिस्से में क्या बात की गई है। हम इस हिस्से को पहले लेंगे और देखते हैं इस हिस्से में क्या बात की गई है। आगे कह रहे हैं व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, कि जब मेरे वालिदैन मुकम्मल तौर पर, कंफर्टेबली का मतलब आराम के साथ जो है शहर में सेट हो गए थे, यानी बस गए थे। दे सेंड फॉर अस, तो सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुला भेजना, किसी को बुला भेजने का मतलब किसी को बुला लेना। किसी को आपने भेजा कि जाके बुला के लाओ, तो बोलते हैं सेट फॉर अस, बुलावा भेजना। तो आप कह सकते हैं दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा, यानी उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, दैट वॉज ये था, टर्निंग पॉइंट एक जो है अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट अहम मोड़ इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। ओके, तो यहाँ पर इनका तर्जुमा होता है मैं, लेकिन आप उर्दू में कह सकते हैं कि हमारी दोस्ती का ये अहम मोड़ था, हमारी दोस्ती में अहम मोड़ था, ये भी सही है। कहते हैं कि ऑल दो गर्चे वी शेयर द सेम रूम, हम लोग जो है एक ही रूम बांटते थे, यानी हम एक ही रूम में रहते थे, माना है। रूम शेयर करने का मतलब बांटना, यानी गर्चे हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी जो दादी थी वो अब नहीं आती। नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं, अब मस्जिद नहीं, यानी अब नहीं। ओके, कम टू स्कूल, केम टू स्कूल में, स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। घर से हम लोग एक साथ रहते थे रूम में, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आगे कह रहे आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल, कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, आसान सा जुमला है कि गलियों में एक भी कुत्ता नहीं होता था। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा देयर वर नो डॉग्स, कोई भी कुत्ते नहीं होते थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, यानी गली में एक भी कुत्ता नहीं हुआ करता था। ये आपको उर्दू में बदल देंगे, एक भी कुत्ता नहीं हुआ करता था। आगे कह रहे हैं एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, एंड शी टुक, और उन्होंने ले लिया क्या, टू फीडिंग, खिलाना, फीड का मतलब होता है खिलाना, स्पैरोज गौरैया, इन द कोर्टयार्ड, बरामदे में, ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में, यानी शहर में जो हमारा घर था उसमें एक बरामदा था, वहाँ पर गौरैयों को वो खिलाया करती थी। टेक टू फीड का मतलब होता है यानी खिलाना शुरू करना, आप कह सकते। टेक का मतलब होता है लेना, उन्होंने खिलाने को ले लिया, यानी खिलाने लग गई। ओके, सो चूंकि जो है एक भी कुत्ता नहीं था गली में, तो हमारी दादी ने हमारे शहर में जो हमारा घर था उसके शहर में गौरैयों को दाना खिलाया करती थी, या दाना खिलाने का फैसला किया भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हिस्सा है और ये तर्जुमा है इस हिस्से का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और उस पूरे हिस्से को लेते हैं और यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या हुआ, आगे करें एज द ईयर्स रोल्ड बाय। एज का मतलब जूं ही, द ईयर्स साल, रोल्ड बाय, रोल बाय का मतलब होता है गुजरना। तो एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कि जूं जूं साल गुजरते गए। क्या तर्जुमा होगा, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जूं जूं साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, कि हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ देखा, लेकिन हम कहेंगे हम एक दूसरे को बहुत कम ही देखते थे, या हमारा आमना सामना बहुत कम ही होता था। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उन्होंने मुसलसल मुझे जगाया। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उन्होंने मुझे मुसलसल जगाया। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार किया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। यानी कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें जो है तैयार किया और मुझे जगाया। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, यहाँ पर बोलेंगे आया नहीं, जब मैं वापस आता। शी वुड आस्क मी, वो जो है मुझसे पूछा करती थी। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, क्या, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो मुझे टीचर ने पढ़ाया है, यानी क्या मुझे टीचर ने पढ़ाया है, मुझे उस्ताद ने क्या पढ़ाया है। या तर्जुमा होगा हैड है, लेकिन तर्जुमा होगा क्या पढ़ाया है,
ठीक है। सो व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि जो कुछ मुझे टीचर ने पढ़ाया, यानी टीचर ने आज क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उनसे कहता था, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश अल्फाज, मैं उनसे बताता था, कुछ इंग्लिश अल्फाज कहता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और लिटिल थिंग का मतलब कुछ बातें या कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस यानी मगरबी उलूम के बारे में, वेस्टर्न साइंस मगरबी उलूम के बारे में कुछ बातें उनसे बताता था। एंड लर्निंग, इन साइंस एंड लर्निंग, तालीम और उलूम के बारे में, यानी मशरक़ी तालीम और उलूम के बारे में उन्हें बतलाता था। और क्या बतलाता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब कशिश, ग्रेविटी का जो रूल है उसके बारे में बतलाता था। और क्या बतलाता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, उनके जो रूल, उन्होंने जो रूल बताया है उन सबको बतलाता था। और क्या बतलाता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये कि ज़मीन गोल है, वगैरह वगैरह। तो जब पूछती थी, तो चूंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, जाहिर सी बात है इंग्लिश स्कूल में यही सब पढ़ाया जाता है, तो वो सब बताता था, ये पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये चीज़ उन्हें नाखुश कर देती थी। अगर लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे तो होगा कि इस चीज़ ने उन्हें नाखुश कर दिया, यानी उससे उन्हें खुशी महसूस नहीं होती थी, उससे वो नाखुश हो जाया करती थी। आगे कह रहे हैं, शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन्स, मेरे असबाक के साथ, यानी मेरे असबाक के साथ वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी, कर सकती थी कि भैया बोलेंगे नहीं कर पाती थी, क्योंकि बिल्कुल अलग ही था ये सब। आगे कह रहे हैं, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, शी डिड नॉट बिलीव, वो भरोसा नहीं रखती थी, वो यकीन नहीं रखती थी, वो नहीं मानती थी, आप कर देंगे, शी डिड नॉट बिलीव, वो नहीं मानती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों को, लेकिन लफ्ज़ तर्जुमा होगा वो उन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखती थी, यानी वो उन चीज़ों को नहीं मानती थी। दे टॉट, यानी दे टॉट का ताल्लुक थिंग से है, जिसे वो सिखाते थे, ओके, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, यानी इंग्लिश स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता था, मेरी दादी उसको नहीं मानती थी। और क्या था, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो नाखुश थी, वो मायूस थी, डैट की, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर अल्लाह के बारे में कोई तालीम नहीं है, यानी अल्लाह के बारे में तालीम नहीं दी जा रही, खुदा के बारे में नहीं बतलाया जा रहा है। और किसके बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर मुक़द्दस किताबें जो हैं, आसमानी जो किताबें हैं या मुक़द्दस किताबें हैं, उनके बारे में उन्हें नहीं बतलाया जा रहा है। और यही हाल है आजकल गालिबन अक्सर इंग्लिश स्कूल का, यहाँ तक कि जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम की तो बात ही छोड़ें, मुस्लिम्स भी अब जो है कुरान हदीस को दूर कर रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ साबित होगी आगे चल करके। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, यूनिवर्सिटियों में आने के बाद कुछ भी नहीं रहता उनके पास, दीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और आपको मिलेगा कि आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि ये मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है। बहुत ही शर्मनाक हरकतें आजकल देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि दीन की तालीम बिल्कुल भी नहीं रहती है। अफसोस की बात है ये मुसलमानों के लिए, और एक बाप होने के नाते, एक माँ होने के नाते, तो शर्म से डूब मरने की बात है कि हम दुनिया की खातिर जो है दीन को जो है भुला दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने दीन हासिल करने की भी तरगीब दी है, और दुनिया भी, हमें दोनों लेकर चलना चाहिए, और यही अगर देखा जाए तो यही असल ज़िंदगी है। आगे कह रहे हैं, वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने ऐलान किया। तो यहाँ पर कोई ऐलान नहीं था, यानी मैंने बतलाया, मैंने कहा क्या, डैड की, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक, कि हमें म्यूजिक लेसन्स, यानी हमें मौसीकी के दुरूस दिए जा रहे थे। जब आपका लफ्ज़ तर्जुमा हुआ दिए जा रहे थे, लेकिन ये चूंकि बात पास्ट की चल रही है, ये सब सारी चीज़ें इनडायरेक्ट स्पीच में आ गई हैं, और ये अंग्रेज़ी की अपनी ताबीर है, इसलिए इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। लेकिन बेहतर होगा उर्दू में, एक दिन हमने उन्हें बताया कि हमें यानी मौसीकी की तालीम भी दी जाती है, ये तर्जुमा होगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा परेशान हाल थी। टू हर, लफ्ज़ तर्जुमा होगा उन तक, लेकिन बोलेंगे उनके लिए, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, तो उनके लिए या उनके नज़दीक
म्यूजिक हेड, म्यूजिक के पास था, लीव्ड एसोसिएशन या थी, बदमाशों की सोहबत। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि उनके नज़दीक मौसीकी के पास जो है बदमाशों की सोहबत थी। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कहना चाह रहे हैं कि उनके नज़दीक जो है मौसीकी जो है ये लुच्चों और लफंगों, जिसे आप कहते हैं लुच्चा लफंगा ना बोलते हैं, लुच्चों की चीज़ है। एसोसिएशन का मतलब जमात, यानी लुच्चों की जमात है, यानी ये जो है इसका ताल्लुक जो है लुच्चे और लफंगे लोगों से है, जो यानी अलग तरह के होते हैं उनसे है। इट वाज द मोनोपोली, ये जागीर है, ये असल चीज़ है ऑफ हर्लर्स। हर्लर्स का मतलब होता है फाहिशा औरत, या जिसे आप तवाइफा कह सकते हैं। ओके, तो इट वाज द मोनोपोली, यहाँ पर देखिए वाज आया हुआ लेकिन तर्जुमा होगा है। इट वाज द मोनोपोली, ये जो है जागीर है या चीज़ है, ऑफ द हर्लर्स, फाहिशा लोगों की या फाहिशा या तवाइफों की या फाहिशा औरतों की, एंड बेगर्स, और भीख मांगने वालों की जागीर है ये। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, यानी एंड इट डिड नॉट या इट वाज नॉट मेंट फॉर जेंटल वॉक। और जो म्यूजिक है इसका जेंटल फॉक का मतलब अच्छे लोग, शरीफ लोग। ओके, और इसका शरीफ लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके नज़दीक जो है मौसीकी ये लुच्चे लफंगों की चीज़ है। इसी तरह से ये तवाइफों और भिखारियों या मांगने वालों की जागीर है, और इसका जो है शरीफुन नफ्स या शरीफ अफराद या शरीफ लोगों से कोई लेना देना नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब था नाराज़गी। अप्रूव का मतलब मुआफ़क़त, यानी अदम मुआफ़क़त यानी नाराज़गी। लफ्ज़ी तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जो है खामोश रहना, इसका मतलब था कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे शादो नादिर ही बात करती थी। रेयर का मतलब होता है बहुत कम ही, शादो नादिर यानी आखिरी हद जो होती है कम की, वो मतलब है। यानी शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो बहुत कम ही मुझसे बात किया करती थी। ओके, तो यहीं पर आज का ये हमारा पहला हिस्सा ख़त्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और ये एक हकीकी कहानी के तौर पर आप इसको देखें। जो कुछ पढ़ाई की अगर हम बात करें तो आज नाच गाना तो एकदम से मतलब आम सी बात हो गई है। अब कोई मना भी नहीं करता भाई ये चीज़ गलत है। मतलब कैसे बताएं आपको कि मुसलमान घरानों की लड़कियां भी निकाब पहन के बाकायदा, एक चीज़ होती है चलो भाई निकाब नहीं, वैसे गलत तो है मैं नहीं कहता, मतलब बुरके में, बुरका जो अलामत मानी जाती है, अलग बात है कि अब उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ गए हैं। बुरका जो औरतें पहनती हैं उनको अक्सर जो है शरीफ माना जाता है। खैर उसमें भी हर जमात में ख़राब लोग हैं, लेकिन बुरका पहन के भी डांस करने को जो है आपको औरतें दिखाई दे देंगी। अजीब सी मतलब हरकतें हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम से। अब मतलब मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास अल्फाज नहीं कहने के लिए। अल्लाह सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, इन सब चीज़ों से महफूज रखे। जो हराम चीज़ है वो हमेशा हराम ही रहेंगी। ओके, खैर ये अलग सी बात थी जो मैंने यहाँ पर जिक्र कर दी, ताकि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, इन सारी चीज़ों से आप दूर रखें। ठीक है, तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ